हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी यानी सोशल साइंस का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, जो कि सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए रिलीज़ किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने मैथ, साइंस और इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देख लिया जाए। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा और मार्क्स होंगे 40 मार्क्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे 50 सॉल्व करने हैं आपको। इसमें 4 सेक्शन है। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सिर्फ 20 करना है। सेक्शन बी में से 18 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी बेस्ड, और दोनों में से 5-5 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और 2 क्वेश्चन होंगे मैप से 2 मार्क्स का। ठीक है, तो कितना हो गया 20 और 18 38 48 और 2 50। ठीक है, सभी क्वेश्चन का मार्क्स इक्वल है। 50 क्वेश्चन है लेकिन 40 मार्क्स है यहाँ पे, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। 24 क्वेश्चन होंगे, कोई 20 करना है। नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। बताइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुसिपी मजीनी। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक में जो हिस्ट्री बुक है, पेज नंबर 12 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में गुसिपी मजीनी के बारे में सारा बात लिखा हुआ है। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, क्या क्या रोल उन्होंने परफॉर्म किया था, तो ये सभी बात आपको पता होना चाहिए। उस पैरा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाई चांसेस है वहाँ से क्वेश्चन आने का। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये एक्ट ऑफ यूनियन। इससे क्या रिजल्ट निकला था, तो इससे हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसके तहत जो इंग्लैंड था वो अब स्कॉटलैंड पे भी राज कर सकता था। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जोल्वेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जोल्वेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से टर्म 1 में आने का चांसेस है। तो जोल्वेरिन क्या था, सबसे पहले तो ये कस्टम यूनियन था और इसको स्टार्ट किया गया था एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। करेंसीज का नंबर कम कर दिया गया था, जो टैक्सेस थे वो कम कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द 3 वॉर्स विथ प्रूसिया एंड एंडेड विथ विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। प्रूसिया के साथ 3 वॉर कौन लड़ा था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नंबर 5, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। तो ये कौन सा आइडियोलॉजी है जिसमें मार्केट में फ्रीडम आना चाहिए, इसमें प्रमोट किया गया, तो ये था लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिबरलिज्म का मीनिंग 2 तरीके से समझाया गया था। एक होता है पॉलिटिकल मीनिंग और एक होता है इकोनॉमिक मीनिंग। तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ मार्केट है ये है इकोनॉमिक मीनिंग लिबरलिज्म का इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, और पॉलिटिकल मीनिंग बात करें तो इसका पॉलिटिकल मीनिंग था गवर्नमेंट बाई कंसेंट। ठीक है, सबका सहमति से सरकार आए, इसी का मतलब लिबरलिज्म माना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दे आर ग्रोन इन। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट जी से है तो इसका गुजरात होता है, तो ये तो इनकरेक्टली मैच्ड है। टी आसाम में फेमस है तो आसाम होना चाहिए था यहाँ पे। कॉफ़ी कर्नाटका, ये राइट है। ठीक है, और शुगर कैन आपका होता है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब स्टेट्स में होता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ग्राउंड नट गुजरात जी, कॉफ़ी कर्नाटका, दोनों में क साउंड आ रहा है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। The piece of land left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years is called. Choose the correct option। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैलो लैंड। ठीक है, 1 से 5 साल तक का, और अगर 5 साल से ज़्यादा तक हम लोग उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दें तो वही लैंड क्या कहलाएगा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड आने का काफ़ी हाई चांसेस है टर्म 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, Which one of the following conferences convened to discuss environmental protection and socio-economic development at the global level in 1992? ये तो 1992 देख के ही हमारे मन में क्या आता है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ठीक है, इसका एम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है 21st सेंचुरी में। ठीक है, इसीलिए एजेंडा 21 लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। अलग अलग टाइप का लैंड है यहाँ पे रिलीफ फीचर के साथ। Which of the following features ensure perennial flow of some river, provide facilities for tourism and ecological aspect? तो रिवर कहाँ से निकलता है बताइए, तो आप बोलेंगे माउंटेन से। ऑप्शन नंबर डी होगा।
और जहाँ तक बात करें प्लेट्यूज का क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट ये सब पाया जाता है। ठीक है। प्लेन्स का काम क्या है, तो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। एग्जाम में आपसे परसेंटेज भी पूछ सकते हैं। माउंटेन कितना परसेंट है टोटल सरफेस का, तो 30% है इंडिया में। प्लेट्यूज कितना है, तो ये होगा 27%, और जो प्लेन है वो 43%। परसेंटेज भी आप याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में किसका सबसे ज़्यादा रोल है, तो ये तो सभी बता देगा, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, श्रीलंका। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 13, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पे पता होना चाहिए, फेडरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का 3 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे यूएसए एक ऑप्शन में है, सी टिक कर देंगे। ठीक है। होल्डिंग टुगेदर का भी 3 एग्जाम्पल है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। तो होल्डिंग टुगेदर आपका टर्म 1 में आने का काफ़ी हाई चांसेस है। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 15 पे। Why is the power shared among different organs of government called as horizontal distribution of power? Identify the correct reason. गवर्नमेंट का जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव, इसमें जो पावर शेयरिंग किया जाता है इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, तो इट गिव्स जुडिशियरी मोर पावर, किसी को ज़्यादा पावर नहीं है। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को क्या भी बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, इस टर्म के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 16, इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द। बताइए, ऐसा कौन सा लिस्ट है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, तो क्या होगा इसका, कॉन्करेंट लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और किस किस लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए किसको स्पेशल पावर मिला है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है नागालैंड, इसको मिला हुआ है। इसके साथ साथ और भी 3 स्टेट, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको भी स्पेशल पावर्स मिला हुआ है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है। नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। बताइए कौन सा प्राइमरी सेक्टर है, तो फार्मिंग हो गया प्राइमरी सेक्टर। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 या फिर उससे ज़्यादा एज के कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो इस रेशियो को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है। जो एनसीईआरटी का जो इकोनॉमिक्स बुक है चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, उसका पेज नंबर 10 में जाएंगे और नीचे में देखेंगे टेबल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट हैंडीनेस रेशियो, इन सब का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो ये आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। इन तीनों में से कोई एक टर्म 1 में आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम बहुत ही सिंपल है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। याद रखिएगा टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है अर्निंग पॉपुलेशन, ऐसा नहीं होता है, सबसे डिवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग 3 चीज़ लेते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। 22, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। बताइए, तो ये आपका हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। एनसीईआरटी बुक में सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए डेली वेज लेबरर, नहीं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो यही हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर में।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 गारंटीज स्टेट्स अ गारंटी ऑफ मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर, ठीक है। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दीज 100 डेज ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट वुड हैव टू डैश। अगर गवर्नमेंट 100 दिन का काम नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा उसके बदले? पे द कंपनसेशन इन लीव ऑफ दीज डेज, उसके बदले कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ सेक्शन ए खत्म हो गया। अब आते हैं सेक्शन बी में। ये देखिए, ये इमेज देख के समझ गए हैं। फॉलोइंग इमेज इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद द रोमांटिक इरा एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। आइडेंटिफाई इट्स नेम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो हम भी दिए थे, इसका नाम क्या है? जर्मेनिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। और जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए ये क्वेश्चन है कि ने आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रूशियन किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्पेयर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलिस। तो जर्मन एम्पेयर किसको घोषित किया गया था? तो विलियम वन, केसर विलियम वन को किया गया था, ठीक है। आगे मूव कर जाते हैं 26 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या फिर आर करेक्ट अबाउट बल्कन नेशन। तो पढ़ के बताइए कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है द बल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ओटोमन अम्पायर। हाँ, इसी की वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, ये राइट है। द रीजन कंप्राइज ऑफ एथनिक ग्रुप्स। हाँ, अलग अलग, बहुत अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग यहाँ पे रहते थे, तो ये भी राइट है। ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू इस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी। नहीं, स्लेविक नेशनलिस्ट जो थे वो लोग स्ट्रगल किए थे, ये 3 गलत है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 27 वाई डिड द वीवर्स इन सेलेसिया रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। क्यों रिवोल्ट किया था? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे मूव करें 28 पे। आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ किस तरीके से हुआ? तो यहाँ पे कोई मारपीट नहीं किया गया था, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। पार्लियामेंट इस दिमाग लगा के जो पावर है वो सीज कर लिया था मोनार्की से, ठीक है। 29 आइडेंटिफाई द सॉइल। ये 3 फीचर दिया गया, इसके आधार पर सॉइल आइडेंटिफाई करना है। इट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट भी लो होगा, इसका मतलब ये सॉइल कौन सा है? लेटराइट सॉइल, ठीक है। नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स कैन वी पुट टाइडल एनर्जी इन। टाइडल एनर्जी किस टाइप का रिसोर्स है? तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। 31 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पावर शेयरिंग के बारे में ये सब स्टेटमेंट दिया गया। इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल सही है। इट क्रिएट्स हार्मोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये भी बिल्कुल सही है। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, ये भी गवर्नेंस, ये भी सही है। और इट ब्रिंग्स सोशो पोलिटिकल कंपटीशन एमंग पार्टीज, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ जुडिशरी एक्ट्स एज एन अंपायर इन फेडरल यूनियन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुडिशरी अंपायर की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि इसको पावर दिया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है। जब भी कोई विवाद होगा तो कोर्ट जो फाइनल डिसीजन देगा, कोर्ट जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को समझेगा वही फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। 33 असर्शन रीजन बेस्ड। असर्शन दिया है श्रीलंका अडॉप्टेड सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, तो सही स्टेटमेंट है। रीज़न दिया है द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फॉस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। हाँ, ये भी सही स्टेटमेंट है। अब बात करना है क्या ये सही रीज़न है क्या? तो गवर्नमेंट ऐसा चाहती थी इसलिए इन्होंने सिलाना को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, तो बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ये देखिए किस लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है उसको मैच करना है यहाँ पे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया नया आया है तो ये इसको रेसिडुअरी सब्जेक्ट में डाल दिया गया। पुलिस स्टेट के अंदर में आता है। एजुकेशन आपको पता है सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड भी होते हैं, तो दोनों ही इस पर लॉ बनाते हैं, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। डिफेंस आर्मी तो कंट्री का ही होता है, स्टेट का आर्मी नहीं होता है, तो ऐसे होगा ये। तो कौन सा हो गया 1 का 4 और फिर 2 का 3, यानी 1 का 4 2 का 3 और किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 अनीता इज अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन, ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करती है। हाउ मेनी लैंग्वेज एज मैंशनड इन 8th शेड्यूल कैन शी ऑप्ट टू टेक द एग्जाम इन। कितने लैंग्वेज में वो एग्जाम दे सकती है? तो 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज मेंशन है? 22
आंसर सी हो जाएगा इसका। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 36, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन है पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। इसको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद देम। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल। पूरी फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। कैसे पता चलता है? मोर पावर्स विद सेंटर, रेसिडुअरी सब्जेक्ट विद सेंटर, तो ये एक तो है। फिर मोर पावर विद सेंटर ये भी है। और करेंसी इक्वल सब्जेक्ट विद सेंटर इन स्टेट, ऐसा नहीं है। करेंसी एंड रेलवे विद सेंटर, इसको सेंटर के साथ रखा गया है, तो ज़्यादा पावर सेंटर को दे रखा गया है, तो इसलिए इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 4 इसका राइट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 38, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये बिल्कुल राइट है इंडियन फेडरलिज्म का बात करें तो। नंबर 2, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही बात है। नंबर 3, इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, नहीं, ये इसमें चेंज करना इतना ईजी नहीं है। पार्लियामेंट अकेला चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी चेंज करना होगा तो पार्लियामेंट का जो दोनों हाउस है उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ इस बिल को पास करना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स उसको इस बिल को मंजूरी देना पड़ेगा, तभी कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ईजी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 1 और 2 राइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 38 का। 39, यह भी असर्शन रीजन है। ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड इन अ कंट्री, तो ठीक है। कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 2 कंट्रीज एक्सप्लेन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन, हेल्थ और इनकम तीनों चीज़ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सिर्फ नेशनल इनकम, तो ये रॉन्ग हो गया। और रीज़न रॉन्ग होते ही इसमें दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि रीज़न रॉन्ग के लिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे मूव करें 40 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुरियर क्या टर्सरी सेक्टर है? हाँ बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिशरमैन सेकेंडरी में नहीं आता है, ये प्राइमरी में आता है। कारपेंटर आता है सेकेंडरी में। ट्रांसपोर्टर ये सर्विस परफॉर्म कर रहा है, टर्सरी में आएगा ये। ठीक है। 41, रीड द फॉलोइंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये टेबल है, पहले नीचे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीता इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी हु गेट्स ट्रांसफर टू डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर एवरी 3 years ऑफ सर्विस। हर 3 साल बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे कंट्री में। सी हैज़ बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी वन आउट ऑफ 3 countries मेंशन इन द टेबल अबव एज हर नेक्स्ट जॉब लोकेशन। उसको अपॉर्चुनिटी दिया गया 3 कंट्री का, कंट्री ए बी सी। ठीक है, उसको चूज़ करना है कि वो किस में ट्रांसफ़र लेना चाहेगी। सी कैलकुलेट्स एवरेज इनकम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज एज पर द गिवन डेटा एंड चूजेस टू बी ट्रांसफर टू कंट्री ए। तो वो सबका एवरेज इनकम निकालती है। कैसे निकाली होगी? ये सब इनकम को जोड़ के कितना से डिवाइड करेगी? 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देगी। ठीक है, उसी तरीके से कंट्री बी का निकालेगी, उसी तरीके से सी का निकालेगी। तो ये सब निकाल के वो सोचती है कि मुझे कंट्री ए में ट्रांसफ़र लेना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर विच रीता हैज़ चूजन कंट्री ए। रीता ने कंट्री ए क्यों चूज़ किया? तो मोस्ट ऑफ इट सिटीजन आर रिच एंड स्टेबल, हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो कभी भी कोई चीज़ चूज़ करने से पहले हम क्या देखते हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा देखते हैं। ठीक है, तो कंट्री में आप देख पा रहे हैं कि सबका इनकम लगभग इक्वल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकम के बीच में। ठीक है, इसलिए उसने कंट्री ए चूज़ किया। 42 में लिखा है विजय इज़ अंडर नरिश्ड एज हिज वेट इज़ 45 kgs एंड हिज हाइट इज़ 1.78 मीटर्स। फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेट बाई हाइट का स्क्वायर। तो वेट है 45, हाइट का स्क्वायर 1.78 का स्क्वायर करेंगे, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जब हम सॉल्व कर रहे थे तो मेरा आंसर आ रहा था 14.2। ठीक है, तो लेकिन इसका सैम्पल पेपर में जो सॉल्यूशन दिया गया है वो दिया है 12.6।
ठीक है, तो ऐसे ही आया है, अब क्या करें। चलिए आगे मूव कर जाते हैं 43 पे। अ वुमन वर्क्स एट अ स्वीट शॉप in her village on a contract basis and gets mere salary after working the entire day. She doesn't get any holidays or paid leave, rather her employer deducts her salary whenever she is absent from work. Find out in which of the following sectors she is working. ये तो काफ़ी इजी है, ये वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। 44. According to 2017-18 data, the share of different sectors in employment percentage in India was इतना। प्राइमरी सेक्टर में 44% लोग एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी में 25% लोग एम्प्लॉयड है और टर्सरी में इतने परसेंट लोग एम्प्लॉयड है। आउट ऑफ द 3 सेक्टर्स व्हाई डिड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हाई। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग क्यों एम्प्लॉयड है? सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। हाँ बिल्कुल सही है, ये प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है, मतलब काम नहीं है उतने लोगों का लेकिन काम पे लगे हुए हैं उतने लोग। दूसरा ऑप्शन था लो जॉब अपॉर्चुनिटी इन सेकेंडरी सेक्टर, ये तो गलत है। एफर्ट्स ऑफ लेबर आर नॉट इक्विवेलेंट, ये भी गलत है। आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द सेकेंडरी सेक्टर, नहीं, आउटसोर्सिंग कराया जाता है टर्सरी सेक्टर में। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, ठीक है। 45 फिर से असर्शन रीजन है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन द इंटायर वर्ल्ड आर डिप्लीटिंग, वी नीड टू फाइंड अ सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट। ठीक है, तेल का जो रिजर्व है वो कमते जा रहा है। रीज़न क्या है? ऑयल एंड पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। बात करते हैं ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। क्या तेल का दाम बढ़ने से तेल का जो रिजर्व है वो घटते जा रहा है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, बी होगा राइट। 46 अ मैन इज एम्प्लॉयड ऑन अ फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क। ठीक है, हिज वाइफ एंड डॉटर ऑल्सो हेल्प हिम इन हिज वर्क ऑन द फार्म एवरी डे। ऑफ विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज दिस एन एग्जाम्पल? तो ये किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इंसान काम तो कर रहा है लेकिन वो काम दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक इंसान का काम उसकी बीवी और बेटी 3 जन मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जाएगा डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। सेक्शन सी में आ जाते हैं। यहाँ पे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है और दोनों में से 5-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहला, ग्रिम्स फेरी टेल्स इज अ फेमिलियर नेम इन जर्मनी। द ब्रदर्स जैकोब एंड विल्हेम ग्रिम were born in the German city of Hannover. While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old folk tales. ठीक है, दोनों ने लॉ पढ़ा लेकिन पुरानी कहानियों को कलेक्ट करना इनका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales, which were handed down through the generations. बहुत पुराना जो स्टोरीज थी वो उन्होंने लिखा लोगों से सुन कर। These were popular both among children and adults. और ये जो फेरी टेल्स थे ये काफ़ी बच्चों में भी और बड़ों में, दोनों में ही ये मशहूर थे। सभी इसको पसंद करते थे ये स्टोरीज़ को। In 1812 they published their first collection of tales. Subsequently both the brothers became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press. In the meantime they also published a 33-volume dictionary of the German language. ठीक है, The Grimm brothers also saw French domination as a threat to German culture and believed that the folk tales they had collected were expression of a pure and authentic German spirit. ये दोनों भाइयों का इन्होंने ये महसूस किया कि जो फ्रेंच डोमिनेशन है इससे जर्मन कल्चर को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग क्या, इनका विश्वास और मजबूत हो गया कि ये folk tales जो है ये जो जर्मन स्पिरिट को बचा के रखेगा। ठीक है, उनको एक्सप्रेस करेगा। They considered their projects of collecting folktales and developing the German language as part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity. तो वो मतलब जो उनका शौक था folktales कलेक्ट करने का, ये शौक को उन्होंने रूप मतलब चेंज करके किस में बदल दिया? एज अ मूवमेंट में बदल दिया। मानो ये अब क्या है, फ्रेंच डोमिनेशन को चैलेंज करना हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये एनसीईआरटी का ही कोई बॉक्स का पैसेज दिया हुआ है। क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। Why did the Grimm brothers give the tales a readable form without changing their folkloric character? ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो ऐसा इसलिए किया कि the collection enjoyed wide distribution in Germany. लोगों को पहले से पसंद था, इसलिए उन्होंने उस टेल्स का रूप चेंज नहीं किया। ठीक है, ओरिजिनल रूप रहने दिया। 48 The impact of literary contributions of Grimm brothers was widespread. Identify the best suitable option depicting the same from the following. इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा इनके काम का? ठीक है,
डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन नहीं, सेटिंग अप न्यू पॉलिटिकल पार्टी नहीं, प्रमोशन ऑफ इथनिक बिलोंगिंग ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। 48 का सी हो गया। 49 fill in the blank from the given options. The work of the Grimm brothers influenced and inspired people to collect tales. They believed in a spirit of dash and considered it essential for the reflection of national identity. तो उनको क्या चीज़ में बिलीव था? कल्चरलिज्म में, ठीक है, क्योंकि जो फोक टेल्स हो गए, लैंग्वेज हो गए, ये सब कल्चर के अंदर आते हैं। Why the foreign domination was considered a threat to nation building? जो फ्रेंच डोमिनेशन था वो खतरा क्यों था जर्मन के लिए? तो देखिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज़ एंड इथोस। हाँ, जो जर्मनी का अपना जो वैल्यूज़ और एथनिसिटी था वो इरोड हो जाता, ठीक है, इसलिए थ्रेट माना जाता था। 51 हाउ वर द जर्मन्स एबल टू कनेक्ट विद देयर कल्चर? तो जर्मन्स अपने कल्चर के साथ कैसे जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर फेमस आंसर है ये, थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमॉन्ग नेशनल्स, ठीक है, यही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा। फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, वननेस एज यूरोपियन कम्युनिटी ये भी नहीं होगा, कोहेरेंस इन रेफरेंस टू मैनरिज्म ये सब नहीं होगा, ठीक है, कलेक्टिव बिलोंगिंग का फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है। 52 एसेशन रीजन है, रिजाइम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर ऑटोक्रेटिक, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑटोक्रेटिक होने की वजह से ये लोग टॉलरेट नहीं करते थे, अपना मनमानी करते थे, तो बोथ ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए अब आते हैं दूसरे केस स्टडी पे, पढ़ते हैं। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू द रिडक्शन इन नेट सोन एरिया अंडर सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स। फार्मर्स जो है वो फूड क्रॉप से शिफ्ट होकर ये सब चीज़ ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए जो नेट सोन एरिया है सीरियल्स और पल्सेस का ये कम गया है। With the growing population of India, the declining food production puts a bigger question mark over the country's future food security. इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि जब खाना प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, मेन जो फूड क्रॉप्स है सीरियल्स और पल्सेस ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी रहेगा कि नहीं, इसके लिए बड़ा क्वेश्चन है। द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस सच एज हाउसिंग एट्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। और साथ ही साथ लैंड का जो यूज़ है उसका कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, घर के लिए लैंड का डिमांड हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड का डिमांड हो रहा है, इसलिए नेट सोन एरिया लगातार कमते जा रहा है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, प्रोडक्टिविटी भी कम गया है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड विच वन शोड ड्रामेटिक रिजल्ट्स आर नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द सॉइल्स। यही फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड एक बार अच्छा रिजल्ट दे रहा था लेकिन आज ये सॉइल को और ख़राब कर दे रहा है। पीरियोडिक स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हैज़ लेड टू रिडक्शन इन एरिया अंडर इरीगेशन का भी कमी है। तो इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैज़ लेड टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। चलिए पैसेज पढ़ लिया हमने, क्वेश्चंस देखते हैं। वन कैन इन्फर फ्रॉम द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन दैट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ कल्टिवेशन। जो छोटे फार्मर्स होते हैं ये तो खेती ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मेन कॉज क्या है? फूड एंड फ्रूट क्रॉप्स आर एक्सपेंसिव इन मार्केट, शिफ्ट टू मल्टीफेरियस क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, पीरियोडिक स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स, सॉइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तो मिट्टी भी खराब हो रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सब यूज़ करके अब खेती किया जा रहा है, जो कि इन सब फार्मर्स के कैपेसिटी के बाहर है, ठीक है, इसलिए ये लोग खेती नहीं कर पा रहे। 54 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नंबर 1 इंडियन फार्मर्स आर डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? तो आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है सभी फार्मर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या तो जनरल लिख दिया गया है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग माना जाएगा। नंबर 2 दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सीरियल्स टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो सभी कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर 3 जूट इज इन हाई डिमांड इन द इंडियन मार्केट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स सिर्फ सही है, ये दोनों रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है, 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नंबर 55 अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव देयर हैज़ बीन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस, आइडेंटिफाई द रीज़न। इन सब का जो खेती है उसका जितना एरिया पे खेती हो रहा है वो ज़मीन कमते जा रहा है, तो रीज़न क्या है? लैक ऑफ मार्केट टू सेल, ऐसा कोई बात नहीं है। अर्न मोर इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिर नीड ऑफ ह्यूज लेबर इन कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड पल्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप्स, तो ये यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है। कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए जो सीरियल्स पल्सेस है इसको ग्रो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
यहाँ पे लिखा हुआ था नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो सेक्टर के लिए यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। 56 फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड विच वन शो ड्रामेटिक रिजल्ट्स आर नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द सॉइल इन फॉर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दीज इनपुट्स नोटिस्ड अर्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है जो पहले नोटिस किया गया था। तो दीज इनपुट्स हैव शोन इंक्रीज आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, यही होगा पॉजिटिव इफेक्ट। 57 There are states in India which are using fertilizer, pesticide and insecticide at excessive level to increase their agricultural production. Identify the states which are at prominent level from the following options. कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो ये तीनों को बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा यहाँ पे टॉप में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 58 Food production provides the base for food security and is a key determinant of food availability. वाई इज़ दिस ट्रेंड शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। लोग फूड क्रॉप से अब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए। टू इम्प्रूव द लैंड यूज पैटर्न, टू यूज़ इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक्स, टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, या फिर टू फेच मोर इनकम एंड हाई प्रॉफिट। लोग इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की तरफ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इनकम है और ज़्यादा प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया सेक्शन सी। सेक्शन डी लास्ट सेक्शन, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज अ डैम, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ए कौन सा डैम है बताइए। तो ए सबको पता है यहाँ पे कौन सा होगा, वाकरा नंगल डैम है ये। 60 ऑन द सेम मैप बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज अ मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट। कौन सा स्टेट है बी। तो इस लोकेशन में कौन सा स्टेट है, आसाम है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपके टर्म 1 एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे मैप बेस्ड। फिर जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है उनको मैप तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा डैम है, तो तेहरी डैम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप कौन सा है, तो राइस को प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप माना जाता है, जो थाली में मैक्सिमम हिस्सा कवर करके रखता है। चलिए, तो यही होगा टोटल 60 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको पता चला होगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी जो टाइम है उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट तो नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अभी तक मैथ, साइंस और इंग्लिश में से सबसे ईजी क्वेश्चन पेपर SST का ही लगा है, ठीक है। चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो एक लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।